हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई एम शैलजा पांडे। हम लोग लास्ट टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेसेस एंड वी हैव कवर्ड पार्ट 1 जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ पार्ट 2 में। स्टार्टिंग में पहले हमने लास्ट टर्म पे कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ एक्टिविटी 6.1। आज हम एक्टिविटी 6.2 एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द फर्दर टॉपिक दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए अब अगर आप 6.2 एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे इज़ एक्चुअली क्वाइट सिंपल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद हो, फोटोसिंथेसिस क्या था? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। खाना किस फॉर्म में था? ग्लूकोज के फॉर्म में, राइट। और साथ में O2 रिलीज हो ही रहा था, दैट वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। साथ में वाटर वेपर भी रिलीज हो रहा था। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पे ये करा था कि अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमें ग्लूकोज चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है एंड क्लोरोफिल ज़रूरी है। अगर इन चारों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, दैट इज़ ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। अगर एक भी रिएक्टेंट मिसिंग हुआ या फिर एक भी दोनों में से मिसिंग हो गया तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। आपका एक्टिविटी 6.2 यही प्रूव करने को बोल रहा है। आपके लास्ट लाइन में लिखा गया है What can you conclude from this activity? मतलब कि आपने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप 6.2 वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, इसका आंसर आपको दे दें हम। एक्टिविटी 6.2 में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। खैर ये तो ऑब्वियस है, आप इसको हटाएंगे तो ग्लूकोज कैसे ही बन पाएगा। हम लास्ट में ऑलरेडी कर चुके, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, बट यहाँ हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर इसको हमने हटा दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, राइट। एक्सपेरिमेंट में देखिए, आपके पास दो वेसल्स दिए गए हैं। वेसल ए में क्या करा गया है, एक फ्लावर पॉट रखा गया है, राइट, एंड फ्लावर पॉट के बगल में देखिए एक प्लेट रखा गया है। उस प्लेट में रखा गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें रखा गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एग्जाम में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फुल फॉर्म लिखेंगे, या हम केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको KOH दैट इज द केमिकल फॉर्मूला इसका लिख रहे हैं यहाँ पे। क्यों रखा है KOH यहाँ पे? रीज़न क्या होता है? KOH की प्रॉपर्टी होती है, KOH अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में आ सकता है कि इस एक्टिविटी में पौधे के बगल में इस जार के अंदर बंद करके कार्बन ये KOH क्यों रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा गया है? सिंपल आंसर रहेगा यहाँ पर KOH। अब देखिए, उसमें जार के अंदर हवा तो भरी है ऑब्वियसली, राइट। एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, सब प्रेजेंट है। अब हम उसमें से एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना कार्बन डाइऑक्साइड, बट हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा सब्सटेंस रख दें उसके बगल में जो उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपने में अब्जॉर्ब कर ले। तो अगर उस जार में से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा तो प्लांट अब्जॉर्ब क्या करेगा? सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो प्लेट में रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसने उस जार के अंदर के सारे के CO2 को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है और वहाँ केवल ऑक्सीजन बच गया है, नाइट्रोजन सब है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही नहीं पाया। तो खुद आंसर करिए, अगर प्लांट को CO2 मिल ही नहीं पाया तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? सिंपल, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या ग्लूकोज बनेगा? नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो जो हम लोग लास्ट वीडियो में कर रहे थे स्टार्च टेस्ट, इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं याद है वापस वीडियो खोलिए, एक बार पढ़िए, वापस आइए, फिर कंटिन्यू। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च टेस्ट। यहाँ पर अगर ग्लूकोज बना ही नहीं, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च अगर याद हो क्या होता है, मैं लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़े थे स्टार्च के बारे में। ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म जो तुरंत एनर्जी दे देता है, राइट। प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, अपना ग्लूकोज कंज्यूम कर, जितना खाना खाना है खा लिया,
जो खाना बच गया, जो ग्लूकोज बच गया उसे कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के फॉर्म में और स्टोर करके रख देता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, अपने लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में एक्सेट्रा। जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हम में वही सा खाना आ जाता है। खैर वी विल स्टडी दिस डिटेल में, आगे पढ़ेंगे उसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ग्लूकोज होगा तो स्टार्च प्रेजेंट होगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आपका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर अगर ग्लूकोज ही नहीं बना तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो स्टार्च टेस्ट नहीं आएगा। अगर स्टार्च टेस्ट नहीं आया मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। हेंस प्रूफ कि CO2 को हटाने की वजह से ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। आई होप दैट मच इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, हम लोगों ने अगेन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आप वाइडली अपने अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स को रफली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो खुद से खाना बनाएंगे, एक जो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, राइट। सिंपल जाएगा ये। न्यूट्रिशन में जो खाना खुद से बना सकते हैं उनको हमने कहा था ऑटोट्रॉप्स, याद है। ऑटो मतलब आया था सेल्फ, जो खुद में खाना बनाने के केपेबल है। ये पार्ट कौन कर सकता है, केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स। याद रखिएगा, आप प्लांट्स नहीं लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स में, आप मेंशन करेंगे ग्रीन प्लांट्स, राइट। ग्रीन प्लांट्स है मतलब कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो खुद से खाना नहीं बना सकता है, वो आते हैं आपके हेटेरोट्रॉप्स, जो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। देखिए, जो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं वो काफ़ी टाइप के होंगे। हो सकता है वो कार्निवोर्स हो, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया। हो सकता है वो ओमनीवोर्स हो, हमारी तरह, राइट, जो मीट भी खाता है एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी खाता है, दैट इज प्लांट्स भी खाता है। फिर हो सकता है कि वो हर्बीवोर्स हो, केवल और केवल प्लांट्स खाएगा, दैट इज। और हेटेरोट्रॉप्स में बहुत सारे आपके डिविजन्स आते हैं, बहुत कैटेगरीज आती हैं, डिपेंडिंग क्या वो प्लांट डायरेक्टली खाते हैं या फिर वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, या फिर वो केवल एनिमल्स खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो रफली हेटेरोट्रॉपिक आ गया जो खाना खुद से नहीं बना सकता है, ऑटो जो खुद से खाना बना सकता है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, आज हमें पार्ट 2 में पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमारे CBSE के कोर्स में हमको पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। हमें पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमें पढ़ना है कि हम ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से खाने को अपने अंदर लेते हैं, कैसे उसका ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे डाइजेशन करते हैं, कैसे उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। इन शॉर्ट, हमें खाने से न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से आपको मेंशन कर दें, जो हम स्टार्टिंग से बोलते आए हैं, हम आपके NCERT के ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब तो एक प्रॉब्लम जो आती है इस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स वाले में, इसमें बहुत ही एक ऑर्डर में नहीं दिया गया है। दिया सब कुछ है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया सब कुछ है यहाँ पर, बट वो इतना प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, सो यू माइट गेट कन्फ्यूज वाइल रीडिंग NCERT, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंटेंट वही रखेंगे बट उसको हम ऑर्डर वाइज चलेंगे, जो तरीके से आपको समझ में, इसको आपको लर्न करने में ईजी होगा। एट द सेम टाइम आई विल रिकमेंड यू, आप अपनी रेफरेंस बुक से भी पढ़ते हुए चलिएगा। दैट इज़ क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, जो आपके NCERT में जो डायग्राम दिया गया है आपके एक ह्यूमन बॉडी का, सबसे पहले हम आपको अपना बना के दिखाएंगे रफली, फिर आप उसको रिलेट करिएगा जब आपको दिखाएंगे आपके बुक में दिए गए ह्यूमन बॉडी के डायग्राम से, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोग खाना कहाँ से लेते हैं, ऑब्वियसली माउथ से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा माउथ, दैट इज़ यहाँ से इनटेक होगा खाने का। माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा, देखिए माउथ के बाद 2 पाइप आते हैं, एक जाता है फूड पाइप और एक जाता है विंड पाइप, राइट। अब नाम से गेस करिए, अगर मान लीजिए इसका नाम
विंड पाइप है तो ये क्या करेगा, विंड क्या होता है, हवा होती है, मतलब कि ये वाला पाइप सांस लेने का काम आएगा। सांस लेने के लिए कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके लंग्स के पास। तो हमको अभी तो पढ़ना ही नहीं है लंग्स के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे आपके दैट इज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 3 वाले पार्ट में। तो इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं विंड पाइप को, इसको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें केवल और केवल मतलब है आपके फूड पाइप से। तो ये आपका आया माउथ, और हम अभी के लिए डायरेक्टली लेके चलते हैं आपका फूड पाइप। हमने विंड पाइप को अभी के लिए यहाँ से हटा दिया है। ये आपका आ गया फूड पाइप। फूड पाइप। अब जरा गेस करिए ये फूड पाइप क्या कर रहा होगा। जाहिर से बात है, नाम ही है फूड पाइप, तो जो पाइप खाने लगे उसका नाम हो गया फूड पाइप, सिंपल। एक और चीज, फूड पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस जब आप प्रोनाउंस करते हो तो उसका ये ओ साइलेंट हो जाता है, ठीक है। बट क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, ओ आप ना भूलें एग्ज़ाम में लिखते वक्त, जो मर्जी है प्रोनाउंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रोनाउंस करो, एग्ज़ाम में स्पेलिंग सही लिख कर आना। क्लियर, ठीक। तो इसको बोलते हैं ईसोफेगस, जहाँ पे ओ साइलेंट है, बट एग्ज़ाम में ओ लिखना है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। फिर हमारे पास देखिए, हमने फूड लिया माउथ से, नीचे गया ईसोफेगस से, खाना कहाँ जाता है, खाना पेट में जाता है। तो यहाँ से खाना नीचे आएगा और जाएगा पेट के पास, ठीक है। खाना फिर जाएगा पेट के पास। अब पेट के बाद खाना कहाँ जाएगा, दैट इज़ अ बिट ऑफ ट्रिकी थिंग। उसके बाद आपका खाना डायरेक्टली जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जाया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, और फिर वहाँ से खाना फाइनली एक्सक्रीशन के साथ यहाँ पे एक्सक्रीशन हो जाता है, दैट इज़ आपके लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए हमने फूड का इंटेक क्या करा, हमने फूड लिया माउथ से, नीचे भेजा विंड पाइप से, विंड पाइप से भेजा स्टमक में, दैट इज आपके पेट में, पेट से खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन के पास, जो वेस्ट बच गया वह एक्सक्रीशन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन से। आई होप आपको ये बेसिक डायग्राम समझ में आया होगा। इसको बस हम लेबल कर देते हैं, स्टमक, दिस वाज द स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्ट में हम राइटिंग जस्ट एस आई, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इसको हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में एल आई, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एस आई ना एल आई आपके एनसीईआरटी में मेंशन लिए, इसलिए मैंने केवल खुद से यहाँ पे लिखा है केवल, राइट ना। अब हम आपका कुछ डायग्राम दिखाते हैं। अपने डायग्राम में देखिए, अब जो आपको डायग्राम दिया गया है, माउथ से इनटेक हो रहा है, जा रहा है ईसोफेगस में, ईसोफेगस जुड़ा हुआ है स्टमक से, स्टमक जुड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जब जो तब अंदर से कॉइल स्ट्रक्चर है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जुड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनल लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर हो गया। आई होप आपको डायग्राम ये वाला समझ में आया होगा, अपने एनसीईआरटी वाला। इतना क्लियर है। अब देखिए, ये जो आपका एक पूरा इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर आया है, आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आता है यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं जाता है, एक्चुअल में ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक ही पाइप होती है, अ सिंगल पाइप। ये माउथ कनेक्टेड है आपके ईसोफेगस से, ये स्टमक, स्मॉल स्लाइसेस, आपका ये पूरा केवल एक पाइप जाता है, कहीं पतला है कहीं मोटा, जो डिफरेंट थिंग, ये पूरा का पूरा एक ही कनेक्टेड पाइप है, राइट। इस पूरे कनेक्टेड पाइप को आप बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल। अब जहाँ भी वर्ड आएगा एलिमेंट्री कैनाल, इट रेफर्स टू योर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा का पूरा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, उस पूरे का आप बोलते हैं दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ये आपका आ गया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अब गैस करिए, जस्ट मेक अ वाइल्ड गैस,
आपका ये एलिमेंट्री कैनाल जो आपका पूरा इतना लंबा सिस्टम आया है, ये कितना बड़ा होता होगा? आपका ये पूरा सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली जाता है 9 मीटर्स का ना। हाउ डू यू इमेजिन 9 मीटर्स? देखिए, इट माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट रफली केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आपका हाथ का मिडिल फिंगर आता है वहाँ से लेकर आपके शोल्डर तक का एक रफ डिस्टेंस इतना होता है 1 मीटर, राइट? इमेजिनेशन के लिए, आपको आप रिलेट करने के लिए, इतना अगर 1 मीटर है, इतना लंबा आप 9 टाइम्स ले लो, उतना लंबा एलिमेंट्री कैनाल आता है। अब आपके बॉडी कंपैरेटिवली इसको छोटी है ना, कैसे इसमें अटका हुआ है ये सब कुछ? ये इतना कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है कि हमें दिक्कत नहीं होती। क्या एसटीएम हम आगे पढ़ेंगे इतना ये कॉइल्ड कहाँ आता है, कैसे एडजस्टेड है, वी विल स्टडी दैट ना। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, एंड आपको आपके जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है डायग्राम वो भी क्लियर हो गया होगा ना। हम प्रोसेस में बढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा काम क्या हो रहा है, कैसा डाइजेशन हो रहा है, सब क्या चल रहा है। सिंपल कहानी है, सुनते रहिए। सबसे पहले जो भी खाना आप खाते हैं उस खाने को हम रफली डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में, जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। रफली वो 3 हिस्से क्या आते हैं? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। ये रफली अपने खाने को आप डिवाइड कर सकते हो इन 3 पार्ट में। प्रॉब्लम क्या जाती है, ये स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, ये सारे खूब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड इतने बड़े मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी डायरेक्टली अपने में अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। दीज मॉलिक्यूल्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन, इनको तोड़ना पड़ेगा, इन्हें करना पड़ेगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आपकी बॉडी इसको आराम से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। अब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को आप तुरंत इतने मॉलिक्यूल में नहीं तोड़ सकते हो, राइट? यू विल नीड एन इंटरमीडिएट स्टेप। ये चीज़ें सबसे पहले स्टार्च टूटता है इनटू माल्टोज। स्टार्च टूटता है इनटू माल्टोज, जो कि कंपैरेटिवली इससे थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल होता है, राइट? उसके बाद माल्टोज टूटता है इनटू ग्लूकोज, जो आपका फाइनल जाता है। ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है जो आपकी बॉडी आराम से अपने में अब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है? स्टार्च इनटू माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये आप कंज्यूम करते हो, ये बॉडी अब्जॉर्ब करती है। सिंपल सिमिलर तरीके से प्रोटीन सबसे पहले जाता है पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड्स जाता है इनटू अमीनो एसिड्स में। ये आपने कंज्यूम करा, ये आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब करा, अमीनो एसिड आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब करा। वापस आते हैं फैट के पास। फैट पहले टूटता है इनटू इमल्सिफाइड फैट, इनटू इमल्सिफाइड फैट, और फाइनली ये टूटता है इनटू फैटी एसिड्स। अगेन ये आपने कंज्यूम करा और ये आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है? स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, खूब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो आपने खाया, जो भी खाना खाया उसमें, ये जाके टूटे इनटू कंपैरेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जिनका नाम आया माल्टोज, पेप्टाइड एंड इमल्सिफाइड फैट रिस्पेक्टिवली। फाइनली जाके टूटा है इनटू ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, जो डायरेक्टली बॉडी आप आराम से अब्जॉर्ब कर सकती है, एंड इनसे वो लेगी न्यूट्रिशन, ठीक है? हमें पढ़ना है हर स्टेप पे ये कन्वर्जन कहाँ हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आपको हो सकता है इसमें लर्न करना पड़े, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है? इसको केवल आप ऑर्डर वाइज समझते चलिएगा एंड आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर आपके एनसीईआरटी कंटेंट को लेते हुए ही इसको हम ऑर्डर वाइज ही फॉलो करेंगे, राइट? चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। माउथ की अगर हम बात करें, आपने इमेजिन करिए आपने पिज़्ज़ा खा लिया, सिंपल,
आप खाना खाए वहाँ पे और खाने को आप पहले से आप च्यू करोगे। अच्छा, अगर नोटिस करा हो, अगर आप चावल खाते हो राइट, उसको च्यू करने के बाद आफ्टर सम टाइम उसमें हल्का सा स्वीटिश सा टेस्ट, हल्का सा मीठा टेस्ट आता है। अगर आप आलू खा रहे हो राइट, ऑफ कोर्स पका के बॉईल करके, तो उसमें आपको हल्का सा मीठा टेस्ट आता है। क्यों आता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं माउथ की, तो माउथ में क्या हो रहा है, माउथ कह सकते हैं रफली 3 काम कर रहा है। देखिए, माउथ में ऐसा कौन सा लिक्विड जो रिलीज होता है? सिंपल, माउथ रिलीज करता है सलाइवा, माउथ रिलीज करता है सलाइवा। पहला काम, माउथ फटाफट यहाँ पे खाने को क्रश कर रहा है, मिक्स कर रहा है सलाइवा के साथ, ताकि वो खाना इतना सॉफ्ट हो जाए कि आराम से गले के नीचे खाना उतर सके। पहला काम कर रहा है। सेकेंड काम, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है ना। अ वेरी बेसिक क्वेश्चन अराइजेस, एंजाइम क्या होता है? आपने 2 केमिकल्स का नाम सुना होगा, एक होता है एंजाइम, एक होता है हॉर्मोन्स। इसमें कन्फ्यूजन होती है, बट हम आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल बताते डिफरेंस, जो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स की, अगर हमको एक बेसिक डिफरेंस चाहिए, जहाँ भी वर्ड डाइजेशन आएगा, जहाँ भी वर्ड डाइजेशन आएगा, वहाँ पर केवल इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स का एक काम होता है डाइजेशन करवाना, दैट्स इट। ठीक है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप हर जगह वर्ड सुनोगे एंजाइम्स, मतलब कि अलग अलग स्टेप पे, अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स पे अलग अलग एंजाइम्स रिलीज, दैट इज अलग अलग केमिकल्स रिलीज होंगे जो फूड के पार्ट को डाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे, राइट। तो जहाँ भी वर्ड आ रहा है डाइजेशन, वहाँ रिलेटेड होता है आपका एंजाइम्स। इफ़ यू टॉक अबाउट हॉर्मोन्स, आपके आगे आएगा एंडोक्राइन सिस्टम है हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स क्या करता है, जैसे कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, आपकी हाइट हो गई, राइट, फिर आप कैसे बिहेव कर किसी सिचुएशन में, काइंड ऑफ आपका नेचर दिखाना, जो भी आपके में एक फिजिकल अपीयरेंस आता है, जो भी आपको फिजिकली दिखाई पड़ सकता है आप में डेवलपमेंट, वो कराता है हॉर्मोन्स। डिटेल में उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। अभी हमें मतलब है केवल एंजाइम से, तो हमने क्या कहा, एंजाइम आ रहा है मतलब डाइजेशन हो रहा है। हम पढ़ ही रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हर जगह का वर्ड आएगा एंजाइम। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, हमने कहा माउथ रिलीज करता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर जो केमिकल आता है उस केमिकल को हम बोलते हैं, जो एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करेगा, यहाँ हम लिखते हैं फूड, खाना खाया आपने, सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो स्टार्च को, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टोज। एंड प्रॉपर्टी ऑफ माल्टोज इज, माल्टोज हल्का सा स्वीट होता है टेस्ट में। पार्ट समझ में आया? एग्जाम्पल लीजिए, आपने बॉइल्ड आलू खाया, फिर आपने उबला हुआ चावल खा लिया, उसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च, तुरंत वो कांटेक्ट में आया सलाइवा के, उसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज दैट इज द एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज ने कन्वर्ट करा स्टार्च को इनटू माल्टोज, जो हल्का स्वीट टेस्ट आता है। तो अगर आपको हल्का स्वीट टेस्ट आ रहा है, मतलब कि वहाँ प्रेजेंट था स्टार्च जो कन्वर्ट हुआ है अभी अभी माल्टोज से, मतलब कि आपके माउथ के अंदर जाते ही फर्स्ट आपके माउथ में ही आपका ये ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ का अपना आप ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्च इनटू माल्टोज। ये किसने करा है? ये करा है सलाइवरी अमाइलेज ने। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे हो रहा है स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च इनटू माल्टोज, और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज।
ये कर रहा है salivary amylase. This salivary amylase is also called ptyalin. P-T-Y-L-I-N, ptyalin. अगेन प्रोनाउंसिएशन में P आपका यहाँ पे साइलेंट है, राइट? तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो. आप सिंपली बोल सकते हो, जब माउथ में खाना लिया, फर्स्ट स्टेप आपका ये माउथ ब्रेक डाउन कर रहा है, खाने को तोड़ रहा है, उसको मिक्स कर रहा है, सलाइवा उसको सॉफ्ट बना रहा है, उसको आराम से आपको नीचे उसको सॉलो कर सको आप. सेकेंड, salivary amylase present in saliva converts the starch present in your food into maltose. maltose क्या होता है? थोड़ा सा छोटा मॉलिक्यूल होता है एज कंपेयर टू स्टार्च. आई होप आपको फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप था डाइजेशन का. आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा. salivary amylase is also called ptyalin. इन सबको आई विल सजेस्ट आप नोट करते हुए चलिएगा. ना नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब खाना कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अब खाना जाएगा फूड पाइप, अब खाना जाएगा आपके ईसोफेगस में. यहाँ पे लेकिन क्या हो, जब खाना जा रहा है ईसोफेगस में, एक चीज़ आ रही है. क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एंजाइम ईसोफेगस रिलीज करता है? मतलब कौन सा पार्ट डाइजेशन का ईसोफेगस में हो रहा है? ईसोफेगस कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है? इसका आंसर आता है ईसोफेगस कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईसोफेगस आपका फूड पाइप कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है. एंजाइम नहीं रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है. तो क्या काम करेंगे ईसोफेगस? आपका फूड पाइप केवल जो आपने अभी अभी खाना खाया, उसका आपने ब्रेक डाउन करा, उसको आपने च्यू करा है अच्छे से, उसको आपने सॉफ्ट करा है, जैसे उसको आप स्वॉलो करोगे, इसका काम होता है कि अब ये स्वॉलो वाले खाने को पहुंचा रहा है स्टमक के पास. ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट. ईसोफेगस टेक्स नो पार्ट इन डाइजेशन. वो सिंपली आपका खाना ट्रांसफ़र कर देता है माउथ से स्टमक के पास. ठीक है, अब देखो आपके एनसीईआरटी में एक टर्म आया है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. आपने यहाँ पर खाना खाया, ठीक है? अब देखिए, अब वो खाना या देखिए, या तो पानी हो जो आराम से बह के चला जाए नीचे पेट में, बट जब खाना खा रहे हो तो वो एक थिक सब्सटेंस होता है, राइट? अब वो थिक आराम से इसमें से फ्लो तो नहीं कर जाएगा नीचे, उसमें कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा नीचे आराम से वो फ्लो करता जाए. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आया खाना, ये जो मसल्स हैं ये इनवर्ड पुश करती हैं. जैसे ये ऐसे पुश करी हैं, खाना नीचे फ्लो कर गया. तो अब ये खाना यहाँ से हल्का सा नीचे आ गया है इस तरीके से. ठीक है, अब अगेन यहाँ पर प्रेशर लगा तो खाना फिर ऐसे दबा है और खाना फिर से आ गया हल्का सा नीचे. फिर ये प्रेशर लगा, खाना आ गया नीचे, फिर प्रेशर लगा, खाना आ गया नीचे, एंड दिस विल कंटिन्यू. अब देखिए, जब जब प्रेशर लगा तो क्या आपका ईसोफेगस ऐसे हो जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है. वो प्रेशर लगाने के लिए अपने आप को लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, राइट? ये जो ऐसे एक वेव लाइक मूवमेंट बनाएगा ईसोफेगस इस तरीके से आपके खाने को स्टमक में भेजने के लिए. इस वेव लाइक मूवमेंट को आप बोलते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. सिंपल. खाना आया, अब खाना आराम से नीचे नहीं जा पा रहा है आपके स्टमक में, तो ईसोफेगस क्या कर रहा है, वो लगातार खाने पे ऐसे प्रेशर लगा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस बॉटल को एग्जाम्पल लेंगे, अगर उसको दबाया हमने ऐसे, राइट, तो कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ होगा. मान लीजिए अगर पूरा भरा होता, दबा दिया हमने तो नीचे जाएगा, फिर दबाया हमने नीचे जाएगा, फिर दबाया नीचे जाएगा. सिमिलर तरीके से काम कर रहा है आपका ईसोफेगस. दबा रहे हैं, नीचे मूव कर रहा है. फाइनली रिजल्ट क्या होता है, ऐसे एक वेव लाइक मोशन क्रिएट हो रहा है, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. आई होप दैट मच इज क्लियर. अब देखिए, अब फूड आ गया है ईसोफेगस से स्टमक के पास.
आपको पता है पेट क्या होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन दैट। पेट लेकिन काम क्या करता है? हम बोलते हैं कि आपका पेट डाइजेशन करता है, राइट? पूरा डाइजेशन आपका स्टमक नहीं करता। लेट्स स्टडी दैट। देखिए, जब खाना पेट में आया तो पेट दो काम करेगा। पहला काम, ये खाने को अच्छे से नहीं आटा गूंथा जाता है, इसको अच्छे से गूंदते हैं, इसको पानी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। जो खाना आया, स्टमक अपने आप को उसमें चर्न करता है, उस खाने को चर्न मतलब अच्छे से मिक्स करता है, गूंदता है खाने को अच्छे से गूंदता है। एट द सेम टाइम ये जो वॉल्स आई हैं स्टमक की, जो स्टमक की वॉल आई है, दीवार आई है पूरे स्टमक, जो पूरी कवरिंग आई है, जो इनर वॉल्स आई हैं, अंदर की जो लेयर आई है, वो रिलीज करती है अ जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। स्टमक रिलीज करती है अ जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? देखिए, गैस्ट्रिक जूस में एक आता है एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, hydrochloric acid, and that too concentrated hydrochloric acid, and mucus। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस बहुत ही एक थिक लिक्विड होता है, बहुत ही थिक, एकदम स्लाइमी सा लिक्विड होता है, बहुत थिक लिक्विड होता है ये, ठीक है? जैसे कि काइंड ऑफ लाइक जेली इमेजिन कर सकते हैं, एकदम बहुत मोटा लिक्विड रहता है ये। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एंजाइम आया पेप्सिन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेप्सिन तभी होगा जब HCl प्रेजेंस होगा। दैट इज, अगर एसिडिक मीडियम, HCl क्या होता है? नाम ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज एन एसिडिक मीडियम। अगर HCl प्रेजेंट है तो ही पेप्सिन आएगा। जब भी अगर आपने एग्जाम में लिखा कि क्या प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूसेस में, ऑलवेज राइट पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक भी मिसिंग हुआ तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। पेप्सिन तभी आता है जब HCl होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक बात सोचिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हाथ पर पड़ जाए तो बहुत ही तेज़ बर्न हो जाता है, ये पूरा आपका एरिया जल जाएगा, लिटरली जल जाएगा। इतना कॉन्सेंट्रेट एसिड आपके पेट रिलीज कर रहा है अपने अंदर, तो क्या पेट का इनर वॉल नहीं जल जाएगा पूरा? तो इट्स एन एसिड, राइट? ऑब्वियस क्वेश्चन। देखिए, इसी पे काम आता है म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होता है आपके स्टमक को बचाने के लिए, प्रेजेंट होता है आपके स्टमक को बचाने के लिए। ये जो पूरा वॉल आया, इस पूरे वॉल पर इतने मोटे से म्यूकस की लेयर होती है। इस म्यूकस की लेयर होती है आपके स्टमक पे। इमेजिन करिए, एक ये पूरा स्टमक आया, इसके वॉल पे एक जेली टाइप का सब्सटेंस पूरा कवर करा हुआ है उसको। दैट मीन्स जब HCl रिलीज हुआ है, HCl आपके स्टमक के वॉल पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रहा है। दैट इज, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो हमने इसका अब यहाँ पे आंसर करा। मूविंग ऑन, ये तो हमने काम कर लिया चलिए आपके म्यूकस का, कि म्यूकस का काम कर रहा, दैट वी हैव डन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या काम आया HCl का। HCl के बिना पेप्सिन नहीं बन सकता है, तो HCl का काम आया पेप्सिन बनाना। ये कंप्लीट हो गया। एट द सेम टाइम और कुछ जर्म्स आ गए हैं तो उन सबको भी HCl ऑफ कोर्स मार देगा। अब आते हैं पेप्सिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। पेप्सिन क्या करता है? यहाँ जो हमने करा था प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को थोड़े छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्सिन, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर प्रोटीन इनटू पेप्टाइड का काम कर रहा है पेप्सिन, और ये यहाँ पे आया है आपके स्टमक में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टमक
स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट में से किस चीज़ का डाइजेशन करता है, किसको तोड़ता है? स्टमक इन सब में से केवल और केवल प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड कन्वर्ट करता है, दैट्स इट। डाइजेशन में केवल और केवल स्टमक यही काम करता है। प्रोटीन इनटू पेप्टाइड का काम करता है स्टमक, एट द सेम टाइम खाने को अच्छे से चर्न करता है, मिक्स करता है, गूंद देता है। सिंपल, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं। आई होप आपने यहाँ पे नोट्स बना लिए होंगे, राइट। तो हमने कहा गैस्ट्रिक जूस में क्या कर रहा है गैस्ट्रिक जूस? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर दे रहा है इनटू पेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। देखिए हम एकदम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। स्टार्च इनटू माल्टोज कहाँ हुआ? माउथ में हुआ, सलाइवरी माइलेज ने करा। प्रोटीन इनटू पेप्टाइड कहाँ हुआ? स्टमक में हुआ, नीचे पेप्सिन ने कर दिया। अब गेस करिए हम अगला क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम अगला ये करने जाएंगे। एकदम ऑर्डर वाइज चलिएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, स्टमक से खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक से खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, क्योंकि इसको हम हल्का बड़ा डायग्राम बना दें। यहाँ पे मैंने अभी के लिए इरेज कर दिया है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग केवल अभी यहाँ पे पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, देन विल मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन। खाना मूव करा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बट यहाँ पे क्या होता है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ऐसे एक छोटा सा डोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे डायग्राम पे छोटा सा होता है जो आराम से ऐसे खुलता बंद होता रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, राइट। ये क्या करता है स्फिंक्टर? जब ये खाना यहाँ पर अच्छे से चर्न हो चुका है, ये पता है यहाँ जब हमने पढ़ा अभी तक, ये होने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। चलिए 3 घंटे बाद लगभग आपका स्पेशल हल्का हल्का खुलता है और खाना पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे नीचे मूव करता जाता है। जैसे ही खाना आपके स्टमक से निकला स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ये सबसे पहला पार्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। जितना बचा हुआ पार्ट है अब सब यही होने वाला है। सब कुछ बचा अब यही होने वाला। देखिए कैसे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके ब्लड का पीएच कितना होता होगा? आपका ब्लड का पीएच अप्रॉक्सीमेटली जाता है 7.3 to 7.45, दैट इज alkaline, दैट इज alkaline। एसिडिक नहीं होता है, हल्का alkaline होता है। ये आपका ब्लड का पीएच आता है। बट जो खाना यहाँ से आया, बताइए वो कैसा होगा? एसिडिक के alkaline? ऑब्वियसली वो खाना एसिडिक आया ना। यहाँ पे HCl था, खाने को इन शॉर्ट गूंदा गया है HCl से, तो जो खाना आया वो HCl से मिला हुआ होगा, दैट इज खाना एसिडिक होगा। वो चल के आगे अब्जॉर्ब होने वाला है। अगर खाना एसिडिक अब्जॉर्ब हो गया, जाके वो मिक्स होगा ब्लड में, एसिडिक प्लस ये अल्कलाइन, या तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आप अपने बॉडी में होना अलाउ नहीं कर सकते हैं। ताकि ये दिक्कत ना आए एसिड और बेस वाली, वी नीड टू कन्वर्ट द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन फूड। ताकि अब जब अल्कलाइन खाना अब्जॉर्ब होगा, हो जाएगा आपके अल्कलाइन ब्लड में, कोई बॉडी में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो ना पाए। ठीक है, तो देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको एग्जाम में आता भी है। हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से निकला हुआ एसिडिक खाना अल्कलाइन बन जाए? तो देखिए यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से पत्ती टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, छोटा सा। दैट इज कॉल्ड अ पैनक्रिया, दैट इज कॉल्ड पैनक्रिया, राइट। इसको हम पढ़ेंगे अभी
अब आगे देखिए, यहीं पे से एक छोटी सी पाइप निकली हुई है जो ऊपर गई है और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास आपका लिवर। यहाँ गया है आपका लिवर इतने पार्ट पे, राइट। स्टमक के बगल में ही देखिए आपका लिवर प्रेजेंट है। इस डायग्राम में देखिए, अपने स्टमक के हल्का से ऊपर देखिए प्रेजेंट है लिवर, राइट। लिवर के अंदर देखिए बना हुआ है गॉल ब्लैडर। उस वहाँ से एक पाइप आती है जो कनेक्टेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिवर में से एक पाइप निकली जो आ रही है डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। क्यों? लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉल्ड बाइल, BILE। लिवर प्रोड्यूस करता है एन एंजाइम कॉल्ड बाइल। प्रॉपर्टी ऑफ बाइल, बाइल आपका हाईली अल्कलाइन होता है। बाइल इज अ वेरी वेरी अल्कलाइन एंजाइम। तो देखिए क्या करेगा, जो खाना यहाँ पर आया है वो एसिडिक है। अभी के लिए हम लिख देते हैं आपका जो एसिडिक फूड आया, जो एसिडिक फूड आया जो यहाँ प्रेजेंट था वहीं पर रिलीज हो गया बाइल। दैट इज आपका एसिडिक फूड कांटेक्ट में आ रहा है बाइल के, जो कि हाईली अल्कलाइन होता है। बाइल आपका अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कलाइन फूड। दैट इज क्लियर। कौन सा पार्ट से कन्वर्ट कर रहा है एसिडिक को अल्कलाइन में? बाइल जो कि रिलीज कर रहा है लिवर ने, वो डायरेक्टली एक पाइप कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो कन्वर्ट कर रही है एसिडिक फूड को इनटू अल्कलाइन फूड, दैट इज बाइल। अच्छा, हमने कहा एंजाइम, अगर बाइल एंजाइम है मतलब डाइजेशन का भी काम करेगी ये, ऑब्वियसली। अगर डाइजेशन का काम कर रही है आपका ये बाइल, तो क्या डाइजेशन करेगा ये? अब यहाँ पे ये करेगा ये। हम लोग ऑर्डर वाइज चल रहे हैं यहाँ पे। बाइल कन्वर्ट कर देता है फैट को इनटू इमल्सिफाइड फैट, फैट को इनटू इमल्सिफाइड फैट, ये काम करा बाइल ने, राइट। अब देखिए हम तीनों के बीच वाले स्टेप पर आ चुके हैं ऑर्डर वाइज चलते हुए। स्टार्च इनटू माल्टोज, माउथ सलाइवरी एमाइलेज, प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, पेप्सिन, स्टमक, फैट इनटू इमल्सिफाइड फैट, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल। वेरी सिंपल। आगे चलिए, ये वाला पार्ट चलिए हमने काम कर लिया। अब बचा हुआ है फाइनल कन्वर्जन प्रोसेस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। इसके लिए यहीं पर ये पैनक्रिया रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज करता है एंजाइम्स के लिए इंटेस्टाइनल जूस। दोनों जूस से प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स जो काम करते हैं इन तीनों का फाइनल कन्वर्जन का। आपके एनसीईआरटी बुक में तीनों बारे में बहुत डिटेल में दिया गया, बिकॉज ये बहुत ही लेंदी टॉपिक हो जाता, फिर बहुत ही ब्रीफ में दिया गया। तो यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन सा फाइनल कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यू कैन रेफर योर रेफरेंस बुक, वहाँ से भी डिटेल में दिया होगा। एट द सेम टाइम आपको और डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ICSE में 9th की बुक में दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है अच्छे से, राइट। तो यहाँ हम लोग चलेंगे आपके एनसीईआरटी सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ना फाइनल कन्वर्जन के लिए आपका फाइनल कन्वर्जन पूरा होने वाला है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ही स्टार्टिंग वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, एक प्रेजेंट है पैनक्रिया जो कि रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, एक आपका इंटेस्टाइन रिलीज करेगा इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करेगा एंजाइम्स जो काम करेंगे डाइजेशन में। दोनों को मिला के आपके एनसीईआरटी में लिया गया है, हम उसको हल्का सा आपको एक्सप्लेन करने के डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अमाइलॉप्सिन आपके कोर्स में नहीं है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, अगर रेफरेंस में है
सिंपली एक लंच को आप रीड कर लीजिएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ये आपके कोर्स में नहीं है, स्टियाप्सिन कोर्स में नहीं है, ट्रिप्सिन आपके कोर्स में दिया गया है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो आपका पेप्टाइड जिनका अमीनो एसिड वाला काम था ये कर रहा है ट्रिप्सिन, दैट इज ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है पेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड। तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस में इरेक्शन आपके कोर्स में नहीं है। माल्टेज एज द नेम सजेस्ट, माल्टेज कन्वर्ट कर दे रहा है माल्टोज को इनटू ग्लूकोज, ये लर्न करने में इजी है, नाम ही है माल्टेज, कन्वर्ट करेगा माल्टोज इनटू ग्लूकोज, सिंपल। ये भी हमारा डन हो चुका है। ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है माल्टेज। आखिरी बचा हमारे पास मल्टीप्लाइड इनटू फैटी एसिड्स, ये कर देगा लाइपेज। लाइपेज कन्वर्ट कर रहा है एमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। दिस कंप्लीट डाइजेशन। आई अंडरस्टैंड अगर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, बट ये एकदम सिंपल तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन करा है, आपका एकदम ऑर्डर वाइज चलते हुए, ठीक है। इफ दिस प्रॉब्लम्स को आप दोबारा रिपीट करें वीडियो देखिए, आप अच्छे से एकदम सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। फाइनली हमारा एकदम आखिरी पार्ट आता है, जब ये पूरा टूट चुका है छोटे छोटे पार्ट्स में, जो आराम से अब्जॉर्ब हो चुका है, अब ये अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, अब्जॉर्प्शन होगा अब ये पूरे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन आया, आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ गेस करेंगे एक बार। इस पूरे की लेंथ होती है 7 मीटर। अब देखिए इस पूरे की लेंथ थी 9 मीटर और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने अंदर लेकर रखा है 7 मीटर। कैसे? ये इतना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है कि ये अपने अंदर कॉइल करके इतने से एरिया में 7 मीटर अपने अंदर रख लेता है। दैट मीन्स आपका बाकी का बचा हुआ एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स केवल और केवल बना होता है 2 मीटर से। दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस स्टेप पर हमको ग्लूकोज मिल चुका है, अमीनो एसिड मिल चुका है एंड फैटी एसिड्स मिल चुका है। अब केवल और केवल काम बचा है अब्जॉर्प्शन का। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आया, अगर इसका हम देखते हैं एक सेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, इसके पूरे वॉल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। केवल एक समझते हैं हम देखने की, ये क्या होते हैं जो पूरा प्रेजेंट है वॉल के अंदर इस तरीके से, इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे ब्लड वेसल्स जिनमें डायरेक्टली ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब जैसे ही खाना मूव कर रहा है आगे, जो कि पूरा अब्जॉर्ब्ड फॉर्म है, ये इतना पतला होता है कि आपका अब्जॉर्ब्ड खाना डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है इसके अंदर के प्रेजेंट ब्लड से, और ब्लड इस खाने को तुरंत अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लो करता है पूरे बॉडी पार्ट्स के पास, ठीक है। दैट इज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आपका खाना अब्जॉर्ब हो चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है स्मॉल इंटेस्टाइन ने, फाइनल कन्वर्जन ने भी इसी ने करा है एंड फाइनल अब्जॉर्प्शन भी इसी ने करा है। एट लास्ट जो आपका बचा हुआ जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आ गया है वो मूव करता है कहाँ पे, वो मूव करता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पास, मूव करता जाता है। जो वेस्ट बचता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो आपका एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम का यहाँ पे क्या आ गया है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीशन का काम करता है। एट द सेम टाइम जो एक्सेस वाटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन कर रहा है, एंड एक्सक्रीशन कौन कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन कर रहा है, राइट। सो दैट कंप्लीट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट कंप्लीट्स अ पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू।